नमस्कार दोस्तों, जय गणेश जी की। दोस्तों, आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं अपने YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी हमारी 12 लग्न की चर्चा संपन्न हुई है, आप लोगों ने भली भांति सीखा समझा होगा। इसी क्रम में आज से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रत्येक भाव में प्रत्येक ग्रह के बारे में बताना शुरू करूं। दोस्तों, आज चर्चा है ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, ये किसी भी ग्रह से पराभव नहीं खाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि केतु और राहु जब इनके संपर्क में या युति में आ जाते हैं तो इनको ग्रहण ज़रूर लगा देते हैं, लेकिन वो भी कुछ सर्टेन टाइम के लिए। बाकी ये स्वयं किसी से पराभव नहीं खाते हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि अगर ये विभिन्न विभिन्न भावों में जाएंगे तो इनका फल कैसा होगा। अब दोस्तों, अगर इसी क्रम में बात करें तो अगर सूर्य लग्न में ही उठ के आ जाएगा, यानी प्रथम भाव में जब हो जाएगा, तो प्रथम भाव में होने का मतलब कि एक तो कुंडली का प्रथम भाव, ऊपर से यहाँ आके बैठे राजा। अब देखिए, राजा का स्वभाव क्या होता है। राजा का मतलब राजा, उसका अपना एक विशिष्ट गुण होता है। वो कहीं भी रहेगा, राजसी ठाठ बाट उसके कम नहीं होंगे। इसी प्रकार से जब वो लग्न में आके बैठेंगे तो पहली चीज तो जातक जो है वो लंबे कद का हो जाएगा, गौर वर्ण का हो जाएगा, दबंग हो जाएगा, लाल गुलाबी नेत्रों वाला हो जाएगा, गर्रावी चेहरे वाला हो जाएगा, आवाज में दम होगा। ये सारे नैसर्गिक गुण सूर्य यहाँ बैठ के देंगे। बाल कम होंगे, अल्पकेशी होगा, दुबला पतला शरीर होगा, लेकिन फुर्तीला शरीर, शेर चीता जैसा होगा ना, क्योंकि सूर्य राजा है। चतुर चपल, दामाद से ज़्यादा और बंधु बांधवों से और दामादों से, अगर इसके कई दामाद होंगे तो उन सब से ये मनस्ताप पाने वाला होगा। बंधु बांधवों से इसका क्लेश रहेगा। राजमान्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। राजमान्य तब होगा जब कहीं से बैठ के कोई शुभ ग्रह इसको यहाँ पर देख ले, तब ये राजा द्वारा, यानी आज की डेट में अब राजा वाजा तो रहे नहीं, लेकिन जो ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पे बात हो रही है कि अगर सूर्य प्रथम भाव में आके बैठेगा, यानी लग्न में आके बैठेगा, तो वो शासन से, सरकार से, राजा से बड़ा मान्य होगा और उसका काम जो है बहुत मजबूत चलेगा। यानी जो उसका व्यापार होगा, जो भी काम वो करेगा, वो कभी बहुत अच्छा चलेगा और कभी कम चलेगा। अब यहाँ से बैठ के दृष्टि डालेगा यहाँ, तो चूंकि ये उसकी काल पुरुष के हिसाब से नीच राशि हो जाती है, तो यहाँ कुछ अशुभ फल हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से अगर सूर्य द्वितीय भाव में आएगा, तो राजा उठ के द्वितीय भाव में जब जाएगा तो बंधु बांधव, परिवार, वाणी, आवाज, गायन, इन सब चीज़ों का, भाषा, इन सब चीज़ों का यहाँ पर फल देना शुरू करेगा। लेकिन फिर वही बात कि चूंकि वो राजा है तो अपनी एक अहम में, अपनी एक, जिसको कहते हैं ना कि टशन में, रंगबाजी में तो रहेगा ही। तो जब राजा यहाँ उठ के द्वितीय भाव में आएगा तो इसके जो बंधु बांधव हैं, यानी जो और रिश्तेदार हैं, वो इससे अननेसेसरी, खामखा एक द्वेष रखना शुरू कर देंगे और इसमें भी, इस जातक में भी अहमवादिता बहुत होगी। इस कारण से इसकी अपने रिश्तेदारी में बहुत कम बनना शुरू होगी। यानी एक प्रकार से अगर कहें तो ये अकेला रहना, स्वच्छंद रहना शुरू करेगा। और वैसे भी जब सूर्य लग्न में आता है या द्वितीय आता है तो वो किसी के नीचे काम करना नहीं चाहता। वो हमेशा अपना स्वतंत्र विचारधारा कि मुझे कोई हस्तक्षेप न करे, मैं जो कहूँ
वो फलीभूत होना चाहिए, वो काम संपन्न होना चाहिए। अब इसी प्रकार सूर्य अगर तृतीय भाव में उठ के आएगा तो एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, किसी भी खराब भाव में या एक त्रिक भाव कह लें, इसमें जब भी सूर्य जाएगा तो बहुत अच्छे फल देगा। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है, पुरुषार्थ का भाव होता है, छोटे भाई बहन का भाव होता है। सूर्य जब यहाँ आएगा तो जातक का पराक्रम बहुत बढ़ा देगा, बहुत मेहनती वो बच्चा हो जाएगा। यहाँ पर बैठकर बहुत मेहनत करेगा और अपनी मेहनत से अपने जीवन को इतना सुदृढ़ बना लेगा, इतना पराक्रमी बच्चा बन जाएगा कि सारी भौतिक, सांसारिक, पारिवारिक, राजनैतिक, अगर यहाँ बच्चा राजनीति में आ जाए तो बहुत सफलता प्राप्त करेगा। राजाओं का बड़ा सम्मानित होगा। राजाओं का मतलब ये कि बहुत अमीर लोगों के संपर्क में रहेगा, सरकार से जुड़ के काम करेगा और बहुत ईमानदारी और बड़ी मेहनत से काम करेगा। अब वही सूर्य उठ के अगर चतुर्थ भाव आ जाए तो चतुर्थ भाव, एक और चीज़ बता दें कि सूर्य के अंदर ये नैसर्गिक बात है कि सूर्य, केतु और राहु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में कुछ न कुछ बिगाड़ पैदा करेंगे, दिक्कत पैदा करेंगे, यानी एक प्रकार से कहें उस भाव को बिगाड़ देते हैं। तो अब सूर्य अगर चौथे भाव में आएगा तो चौथे भाव का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि कुंडली का ये जो कालपुरुष के अनुसार ये सुख का भाव है, माता का भाव है, भोग का भाव है। समस्त जितनी भी भौतिक सुख साधन है, वाहन, गाड़ी, माता, सुख, समृद्धि, जनता का भाव, इसका भाव माना जाता है। जब सूर्य यहाँ पर आकर बैठेगा तो माता से कम बनेगी, सुख सुविधाओं में कमी हो जाएगी, क्योंकि राजा आके बैठा है, काल पुरुष के अनुसार ये चंद्रमा की राशि हो गई। इस कंडीशन में यहाँ पर सुखों का कुछ अभाव होगा, माता से कम बनेगी। इसी प्रकार सूर्य अगर पंचम में आके बैठ जाए तो ये बच्चा, ये जातक जो है ये अल्प संततिवान होगा। संतति यानी संतान कम होगी। शिक्षा या तो बहुत अच्छी होगी, या तो ये रिसर्चर हो जाएगा, या एक प्रकार से कहें कि ये पीएचडी कर लेगा और विदेश में जाके काम करेगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बता दें कि कुंडली का जो यहाँ से यहाँ तक, यानी जो आपके राइट का पार्ट है, ये भारत के अनुसार ये दिन का पार्ट होता है, और ये भाग जो होता है ये भारत के अनुसार रात का भाग होता है। यानी अगर यहाँ पर सूर्य बैठेगा और ये बच्चा विदेश में जाके नौकरी करेगा, विदेश का मतलब यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जब भारत में रात होती है तो इस पार्ट में दिन होता है। तो यानी जहाँ पर अगर यहाँ बैठ के सूर्य उस बच्चे को उस भाग में ले जाए, दुनिया के भूभाग में जहाँ पर दिन हो, तो ये बच्चा बहुत राइज करेगा। ठीक इसी प्रकार जब पंचम में आएगा तो अल्प संततिवान बन जाएगा। शिक्षा अगर यहाँ पर होगी यानी विदेश में होगी, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन सब जगह पर अगर बच्चा पढ़ेगा तो बहुत राइज करेगा। यहाँ पर संतान कम होगी, शिक्षा यहाँ पर अगर रहेगा तो कुछ दिक्कतों के साथ होगी, अनसर्टेन गेन्स कम होंगे, क्योंकि यहाँ से शनि के भाव पर दृष्टि डालेगा तो लाभ में भी कमी हो जाएगी। अब यही सूर्य उठ के अगर छठे भाव आ जाए, काल पुरुष के अनुसार ये छठा भाव है, तो यहाँ पर वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो शत्रुहंता योग बना देगा। शत्रुहंता योग बनाने का फल ये होगा कि कोई भी शत्रु उसके सामने कभी टिक नहीं पाएगा। यहाँ पर रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, इन सब में उसको विजयी बना देगा। ये चीज़ें उसके साथ जल्दी नहीं होंगी। हाँ, यहाँ पर अगर कभी कोई रोग होगा तो वो ज्वर टाइप का रोग हो जाएगा, यानी बुखार टाइप का रोग हो जाएगा, अम्लता का रोग हो सकता है, या उसकी बढ़ोतरी हो सकती है। अब यही सूर्य उठ के अगर यहाँ आ जाए तो काल पुरुष के अनुसार ये राशि उसकी नीच की राशि हो जाती है। अब यहाँ पर अगर कोई शुभ ग्रह कहीं से दृष्टि डाल दे तब तो कुछ मामला ठीक है, अदरवाइज पत्नी के साथ नहीं बनेगी। अच्छा, यहाँ पर दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी हानि कराता है। एक प्रकार से अगर ये कहें तो सूर्य चूंकि राजा है तो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, डोमिनेटिंग नेचर है कि मैंने जो कहा वही ठीक है, तुम्हारी सारी बातें गड़बड़ है।
तो चूंकि ये भाव पत्नी का है, अगर पति है ये तो, और ये पत्नी है तो ये भाव पति का है, तब पत्नी डोमिनेटिंग होगी। यहाँ पर दाम्पत्य सुख थोड़ा कमज़ोर करेगा, पार्टनरशिप में थोड़ी कमज़ोरी लाएगा, डेली वेजेस में भी कमज़ोरी लाएगा। लेकिन कब? जब यहाँ पर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट न हो। अगर किसी शुभ ग्रह ने कहीं से बैठ के, मान लीजिए गुरु यहाँ से बैठ के दृष्टि डाल दे, गुरु 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि यहाँ से डाल दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 7 8 9 गुरु यहाँ से बैठ के दृष्टि डाल दे तो अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर सूर्य उठ के यहाँ आ जाएगा तो ये अष्टम भाव है। हायर टू हायर एजुकेशन इसकी बहुत बढ़ जाएगी। दुर्घटना, जितनी भी परेशानी है उसमें कमी हो जाएगी, दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठेगा उस भाव को जला देगा। सूर्य में इतना ताप है। अब सूर्य जब यहाँ बैठेगा तो एक तो आयु बढ़ा देगा, दीर्घायु कर देगा, और यहाँ से दुर्घटना, इन सब चीज़ों की दिक्कत को खत्म कर देगा। यहाँ पर हायर एजुकेशन और गुप्त जो विद्याएं हैं, जैसे मान लीजिए ज्योतिषी है तो ज्योतिष एक गुप्त विद्या है, तो यहाँ पर उन चीज़ों की बढ़ोतरी कर देगा। अब अगर यही सूर्य नवम में आ जाए तो कहना ही क्या, राजा खुद उठ के आया, भाग्य में बैठ गया। तो राजा, भाई आपने देखा होगा कि राजाओं के पास धन का भंडार होता है, हीरा पन्ना जवाहरात, ये सब राजाओं के पास ही होते हैं। अब आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आम आदमी एक अंगूठी पहन के अपने भाग्य को बदलने की चेष्टा करता है, और वो राजा जिसके पास हीरा पन्ना मूंगा मोती माणिक ये सारी चीज़ों का भंडार हो तो उसका कहना ही क्या। तो राजा जब भाग्य में आएगा तो उसका भाग्य तो यूं ही प्रबल हो जाएगा, पिता का भाग्य भी मजबूत कर देगा। धर्म बहुत अच्छा, राजा वगैरह ही क्यों होते थे, आपने सुना होगा कि राजा उठता था सुबह, स्नान पूजा पाठ करने के बाद दान करता था। अरे भाई, दान करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। तो यहाँ पर भाग्य को बलि कर देगा। तो नवम भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल देगा। अब अगर यही दशम में आ जाए तो दशम में कहना ही क्या है, दशम में तो कारक भाव भी होता है, कारक भाव ये भी होता है, और दिग्बल भी यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो यानी जैसे डबल इंजन की सरकार कहलाती है आजकल, तो यहाँ पर डबल पावर, डीएस, डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी। मेडिसिन के टर्म में यूज होता है डीएस, डबल स्ट्रेंथ। यानी एक तो कारक भाव, ऊपर से यहाँ पर दिग्बल मिल गया, तो सूर्य यहाँ पर भाव, राज्य, व्यवसाय, शासन, पिता के साथ कर्म बहुत उज्जवल कर देगा। बड़े, जिसको कहते हैं ना, बड़े प्रतापी हो जाएगा ऐसा बच्चा। यहाँ पर बैठ के खूब धन और सम्मान, और जैसे होता नहीं कि वीरता पुरस्कार मिल गया या उसको पद्म भूषण मिल गया, इस तरह के पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस टाइप के, भारत रत्न, अगर सूर्य यहाँ बैठेगा और उसमें अन्न। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी ग्रह में अंश बल का होना अति आवश्यक है। अब अगर यही सूर्य 1 2 3 डिग्री का है, 28 29 30 का है, तो फिर मेरी सारी बातें फलीभूत नहीं होंगी। यहाँ पर अंश बल होना बहुत ज़रूरी है। एक तो अंश बल से मजबूत होना चाहिए, और अगर कहीं कोई शुभ ग्रह उसको देख ले फिर तो 4 चांद लग जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य अगर यहाँ आके बैठ जाए, बहुत अच्छी बात है, इच्छा पूर्ति में आ गया, लाभ में आ गया, आमदनी में आ गया। तो जितनी भी समस्त इच्छाएं हैं वो सभी फलीभूत हो जाएंगी। हर इच्छा की पूर्ति यहाँ होगी, आमदनी बहुत अच्छी होगी, लाभ बहुत अच्छा होगा, बड़े भाइयों से मन मुटाव रहने के बावजूद भी बहुत अच्छी बनेगी। अब यही सूर्य उठ के अगर 12वें आ जाए, ये कुंडली का एक वर्स्ट हाउस होता है। द्वादश में अगर सूर्य आ जाए तो द्वादश के भावों में कमी ला देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जहाँ बैठेगा इतना ताप है उसमें कि उस भाव को जला देगा। अस्पताल का, खर्चों का। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ बैठ के दांत, उसके जो दांत यानी टीथ लाइन है वो थोड़ी बिगड़ जाएगी, और यहाँ पर बैठ के आलसी हो जाएगा। आज का काम कल पे टालने की एक बुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। दूसरी, खर्चीला बहुत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचम का स्वामी उठ के जब द्वादश जाएगा, यानी यहाँ पर पैसा बहुत आ रहा है तो उसको खर्च करो। द्वादश में बैठ के ऐसे खर्च कर देगा जिसका कोई यूज ही नहीं, मतलब वो सोचेगा ही नहीं खर्च करने में। किसी ने उसको चढ़ा दिया
उसके अंदर हवा भर दी, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, हाँ 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 तो मैं तो राजा भोज हूँ, ये पकड़ो 500 रुपये, यानी बिना सोचे समझे वो आदमी काम करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सूर्य अलग अलग भावों में जाके अलग अलग फल देगा। अब दूसरी चीज ये है कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसका मैं हमेशा, अब देखिए आज के ज़माने में बड़ी प्रैक्टिकल बात कहूँ, अगर मैं किसी भी आदमी से कहूँ कि तुम सुबह 4 बजे उठ के नहाओ और नहाने के उपरांत जाके बैठ के भगवान की पूजा करो, सूर्य को अर्घ दो, तो देखिए अब लाइफ स्टाइल बदल गई है, देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें सब बदलती हैं। मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। आज के डेट में आधी दुनिया रात्रिकालीन हो गई है, आधे बच्चे नाइट शिफ्ट करते हैं। अब जो बच्चा सुबह 5 बजे अपनी ड्यूटी ऑफ करके आएगा तो वो कैसे सुबह नहा के पूजा पाठ करने लगेगा, रात भर का जगा और थका हुआ। तो उस कंडीशन में उसको वैसे उपाय बताने चाहिए जो वो कर सके। अगर किसी का सूर्य कमजोर है तो बड़ा सिंपल उपाय है, आप गेहूं का दान कर दीजिए। इतवार को 1.25 किलो गेहूं में थोड़ा गुड़ मिलाइए और उसको दान कर दीजिए। ये तो बड़ा सिंपल उपाय है। इतवार को आज की डेट में ज़्यादातर 5 डे वीक है, सैटरडे और संडे छुट्टी होती है बच्चों की। उस कंडीशन में आप सुबह 5 बजे स्नान कर लीजिए। ना कर पाइए, सूर्योदय के 2 घंटे तक एक पश्चाताप अर्घ दे दिया जाता है, प्रायश्चित अर्घ जिसको कहते हैं। 3 के बजाय 4 बार अर्घ दे दीजिए। मसूर का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, गेहूं का दान कीजिए, तांबे का दान कीजिए। आप ये सब कर, अपने पिता का सम्मान, सबसे बड़ी चीज़ अपने पिता के चरण स्पर्श कीजिए। इसमें तो कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा। पिता सूर्य है, पिता आपका आत्मविश्वास है और सूर्य आपका आत्मविश्वास है। तो यदि पिता के चरण स्पर्श करना शुरू कर दिया और उनके मुंह से निकल गया आयुष्मान भव, बुद्धिमान भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, विजयी भव, तो बस समझ लीजिए सूर्य प्रसन्न। और कुंडली में सूर्य अगर बलवान है, गुरु बलवान है, फिर क्या आप तो राजा के समान आपकी लाइफ हो गई। तो दोस्तों अगर हमारे बताने का, समझाने का तरीका, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं कोई बात हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या कमेंट करके पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से उसका आंसर मिलेगा। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल चंद्रमा ग्रह पर आपसे बातचीत होगी, उसको भी भली बात समझिएगा। और इसी प्रकार से अगर आप 100 दिन तक हमारे चैनल को लगातार देखते रहे तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हो जाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप अपनी और अपने परिवार की और अपने इष्ट मित्रों की कुंडली पढ़ने के लायक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए। जय गणेश, जय सिया राम, नमस्कार।